Hello, how are you? Today we will discuss about chemical kinetics. बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री दो चैप्टर हमने ख़त्म कर रखे हैं। तीसरा चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स लेके आए हैं। आज वीडियो फर्स्ट हम लोड कर रहे हैं और मैंने आपसे बहुत पहले ही बता रखा है कि जो वीडियो पोस्ट कर रखा गया है वो चैप्टर दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके आगे ही स्टडी की जाएगी। इसलिए आप वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स मीन्स मोशन होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच दे आकर्स इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम। टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और उसी ऑन द बेस जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होता है? चेंज होता है। मतलब समय के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आपके आनिक रिएक्शन आते हैं। जैसे आप देखें, सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन एक का सल्यूशन होता है जो सोडियम क्लोराइड के एक का सल्यूशन से रिएक्ट होता है और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻⁶ सेकंड लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगते हैं। पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाते हैं और AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट जो है एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ऐसे रिएक्शन को कैन नॉट बी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। ऐसे रिएक्शन के रेट को हम प्रैक्टिकली डिटरमाइंड नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखें, टेक मंथ्स ऑब्लिक ईयर्स टू कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड, नॉट यूजफुल। आयरन में जो रस्ट होता है, आयरन में रस्ट मंथ में भी हो सकता है, लग सकता है, साल में भी लग सकता है, तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है। तो ऐसे भी रिएक्शन को जो है हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नहीं लेते हैं। थर्ड होता है हमारा बेटा मॉडरेट रिएक्शन। इसी मॉडरेट रिएक्शन पे हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब इसका क्या कंडीशन होता है? स्पीड नाइदर टू मच नॉट टू लिटिल। ना तो इसका स्पीड बहुत तेज़ होती है, ना तो इसकी स्पीड बहुत लो होती है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन पर करेंगे। जैसे आप देखें, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। नाइट्रोजन में यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होके अमोनिया का फॉर्मेशन करते, न्यू बॉन्ड बनता है और न्यू बॉन्ड बनने में, बॉन्ड ब्रेक होने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में फाइनाइट टाइम लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन का रेट जो है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व इन द चेंज। जैसे आप देखें 2A + 3B गिव्स आउट 4C। इसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देखें कि रिएक्टेंट A है और B ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट C बनाते हैं और इनके हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, चूँकि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो निगेटिव साइन जो होता है ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? डिक्रीज कर रहा है।
तो जितनी मोलरिटी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उनकी मोलरिटी से, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा -1/2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, इंटरवल टाइम होता है ये, और फिर इक्वल टू -1/3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ये देखें आप, कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं और रिएक्टेंट में क्या होता है, कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो ये हो जाएगा +1/4 कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी, in terms of decrease in the concentration of A and B, increase the concentration of C with respect time. In terms of decrease in the concentration of A and B, increase the concentration of C with respect time. टाइम के अनुसार जो होता है C का कंसनट्रेशन इंक्रीज करता है और रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एपीरियंस की। तो आप देखें यहाँ पे इस रिएक्शन में सी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस हुआ, सी यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ब्रैकेट में हमने प्रोडक्ट ऑफ सी लिखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ROA का मतलब होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। दिखाया कैसे जाएगा, कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी, या इसे आप मॉडरेट के रूप में दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम चर्चा करते हैं रेट ऑफ डिसअपेरियंस, अर्थात रिएक्टेंट की हम चर्चा करेंगे। डिसअपेरियंस में क्या है, ए एंड बी है, तो आप देखें रेट ऑफ डिसअपेरियंस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी, या इसे मॉड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपेरियंस कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल्टा टी, या इसे मॉड में आप कर सकते हैं। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालना चाहें तो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अगर गैसियस फॉर्म में दिया गया है तो ये हो जाएगा ATM पर सेकेंड। अब हम चर्चा करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सेम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। आप देखें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय फॉर्म में है, क्लोरीन गैसीय फॉर्म में है, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। 1 मोलरिटी इसकी भी है, 1 मोलरिटी इसकी भी है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ भी इसकी भी मोलरिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखें इन दिस केस द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द सेम। यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है, सेम है। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो आप इस तरह दिखाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ देखें माइनस साइन के साथ है, मीन डिक्रीज हो रहा है, और इसका जो है प्रोडक्ट कार्बोनिल क्लोराइड बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप देखें N2 + 3H2 हैबर मेथड से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। 1 मोल यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होता है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस होता है और 2 मोल्स अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। हेंस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस। अपीयरेंस क्या हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है, 2 मोलरिटी के साथ हो रहा है। द रेट ऑफ डिसअपेरियंस में कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो डिसअपेरियंस ऑफ नाइट्रोजन एंड 2/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ हाइड्रोजन 10 भी है। इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 इंटू रेट ऑफ डिअपेरियंस ऑफ N2 इक्वल टू 2/3 इंटू रेट ऑफ डिअपेरियंस ऑफ H2 इक्वल टू रेट ऑफ अपेरियंस ऑफ NH3, चूँकि अमोनिया का क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आप देखें ये हो जाएगा 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी और इक्वल टू 2/3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। चूँकि कंसनट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, ये साइन की निगेटिव में है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है 2 मोल अमोनिया का हो रहा है, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, तो ये अपीयरेंस में हो गए और ये डिसअपेरियंस में हो गए। तो डिसअपेरियंस में कंसनट्रेशन डिक्रीज होता है, साइन माइनस की होगी, और अपीयरेंस में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है, इसलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और आप इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन को, माइनस साइन लगाएं, कंसनट्रेशन N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 कंसनट्रेशन ऑफ H2
और अपॉन डेल्टा टी प्लस इक्वल टू करके प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। एक क्वेश्चन इसी पर दिया गया कि जैसे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2H3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 moles ऑफ N2 डिसअपीयर्स इन 1 minute। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया। द वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इज 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। अब आप देखें कैसे सॉल्व किया गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 का 2 मोल दे रखा है और मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन इसका हो गया, और टाइम जो होता है उसमें 1 मिनट रखा तो उसको सेकंड में चेंज कर दिया गया, तो ये हो गया -2/60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/30 मोल प्रति लीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब आप देखें इस रिएक्शन का N2 + 3H2 गिव आउट 2NH3 का रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, -1/1 हो जाएगा इसका N2 का, इसका हो जाएगा, ये डिसअपीयरेंस में है तो -1/1 कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1/30 आई थी, ये आई थी तो वैल्यू रख दिया। -1/1 इंटू -1/30 कितना आ गया, 1/30 मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1/30 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, किसका, हाइड्रोजन का निकालना है। तो आप देखें ये है -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, मैंने ये पे रखा, रेट ऑफ रिएक्शन 1/30 हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे हो गया। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/30 आ गया कितना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 1/10 मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन का आ गया कितना, 1/10 मोल प्रति लीटर प्रति। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर अमोनिया की बात करें तो अपीयरेंस में है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। तो अगर आप इसका क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालनी है तो 2 × रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, 2 × 1/30 हो गया, कितना आ गया, 1/15 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है 2A, रिवर्सिबल रिएक्शन है, 4B+C बनता है। द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फॉर्म टू बी इंक्रीजिंग बाई 5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, और सेकंड क्या कैलकुलेट करना आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो आप देखें पहले आप इनकी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बनाएं, और चूँकि B का कंसंट्रेशन इसने दे रखा है, टाइम ये दे रखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी, वैल्यू रखा, कितनी वैल्यू आ गई, 5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर पर सेकंड आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा माइनस, अब आप देखें ये हो जाएगा -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब आप देखें अपीयरेंस में क्या हो जाएगा, +1/4 और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन B अपॉन डेल्टा टी। तो इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी, तो 1/2 इंटू 5 × 10⁻⁴ वैल्यू आ जाएगी कितना, 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट पर। देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस में जो इंटरवल टाइम होता है वो टेंडिंग टू 0 होता है, और उसे हम डेल्टा टी इक्वल टू dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेल्टा टी क्या यहाँ पे हो जाता है, गेट्स टू स्मॉल, काफ़ी छोटा होता है। तो आप देखें इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है एक इंस्टेंट के पर्टिकुलर टाइम पर चेंज होता है। तो जैसे एक रिएक्शन दिया गया 2A + 3B गिव्स आउट 4C, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे
तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये डिसअपेरियंस में होगा तो माइनस वैल्यू हो जाएगी ए और बी की कंसंट्रेशन के रूप में लिखा गया। यहाँ पर आप देखें इसके पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन पे यहाँ पे डेल्टा टी फाइंड करते थे और कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे डेल्टा ए लगाते थे। अब चूँकि ये वेरी स्मॉल चेंज को एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है, चेंज यहाँ पर देखें डी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज है, और डी टी क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम होता है। तो अब हम कंसंट्रेशन को और टाइम को वेरी स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिसअपेरियंस में आप देखें कंसंट्रेशन जहाँ था डेल्टा वहाँ डी हो गया, जहाँ जहाँ डेल्टा लगता था वहाँ पे क्या हो गया, डी डी हो गया। तो ये डिसअपेरियंस में हो गया माइनस साइन के साथ हो गया, और ये अपेरियंस में हो गया प्लस के साथ हो गया। अब इसी को आप ग्राफियल रिप्रेजेंट में समझें। जैसे मान लें रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में हम ग्राफ खींचते हैं, तो आपको इसके पहले हमने बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ। आप देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में जब ग्राफ खींचा गया तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर स्टेट पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, अर्थात यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम्स। ये क्या शो कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड में आप देखें जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या है, यहाँ पे क्या कंडीशन बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ आप देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लिया। एक ग्राफियल रिप्रेजेंट था। अब मान लें कि 2a + 3b जो रिएक्शन हमने आपको दे रखा था, 2a + 3b गिव्स आउट 4c। इसी को अगर हम स्लोप इसका निकालना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच जब स्लोप खींचते हैं तो अभी हमने आपसे कहा था जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब आप देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। ठीक है। अब आप देखो इसका जो है आप जब डिसअपेरियंस निकालेंगे तो dA/dt निकालते हैं। तो व्हाट इज दिस, dA/dt क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो इसका स्लोप आप देखें, इसका स्लोप जो होता है ये पॉजिटिव है, एक स्लोप जो बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, और ये स्लोप जो होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव में है तो हो जाएगा इक्वल टू dA/dt। इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो जाएगा आपका dA/dt हो गया। इसका टेंजेंट जो है देखिए इस तरह आ रहा है जो कि पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है, और ये इसका एंगल हो गया। अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींच रहे हैं तो देखिए कंसंट्रेशन सी और टाइम के बीच, तो टाइम के अकॉर्डिंग देखें कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका टेंजेंट जब खींचते हैं तो ग्राफ वो हमको लाइन कुछ तरह इस तरह मिलती है, इसका टेंजेंट इस तरह मिलता है, तो इसका एंगल यहाँ पे बनता है tan थीटा। तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू dC/dt। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो इसका स्लोप आपको क्या मिल गया, इसका स्लोप मिल गया आपको dC/dt मिल गया। क्वेश्चन है जैसे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2H3, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड आपको कैलकुलेट क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन बना लीजिए इसका। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये है डिसअपेरियंस में, तो डिसअपेरियंस में साइन लग गई इनकी माइनस की, और इनके कोएफिशिएंट से जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको हम डिवाइड कर दिए, और इसका ये 2 मोल बन रहा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है 2 सेकंड पे, कंसंट्रेशन इसका कितना है 10 है, और 4 सेकंड पे क्या हो गया 6 हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, डिसअपेरियंस हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, ΔX/ΔT इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1/T2 - T1। तो इसका स्लोप जो हमको मिला था एक tan थीटा इक्वल टू x2 - x1/T2 - T1। तो x2 इसका कितना था, x2 इसका जो है 6 है, और x1 कितना है 10 है, और टाइम इसका T2 कितना है, T2 आपका 4 है, और T1 कितना है 2 है। तो कितना आ गया ये
आ गया -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/3 dH2/dt। तो -1/3 × 2 ये आ गया 2/3 मोल प्रति लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2/3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब आप देखें इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन बनाया गया था तो रेट ऑफ रिएक्शन देखें, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल बन रहा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमको इसका मिला है हाइड्रोजन केस का, वही वैल्यू इसका भी हो जाएगा, मतलब सेम वैल्यू हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा। तो 2.3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें पहले देखें क्या है, आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट देखें, ये आयनिक रिएक्शन होते हैं और काफ़ी फास्ट होते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन। और जो कोवैलेंटी रिएक्शन होते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं तो कोवैलेंट है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, फाइनाइट टाइम लगेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, स्लो होता है। अगर कोई रिएक्टेंट होमोजीनस नेचर का है और कोई रिएक्टेंट हेट्रोजीनस का है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है होमोजीनस का ग्रेटर देन हेट्रोजीनस से होगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि होमोजीनस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, हेट्रोजीनस रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेट्रोजीनस रिएक्टेंट। अगला हमारा है फैक्टर। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के होता है। इसको समझे कैसे, जैसे आप देखिए एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट होता है एसीटेट आयन में और प्रोटॉन ये प्रोड्यूस करता है। फार्मिक एसिड आप देखें, ये भी एसिड फॉर्मेट आयन बनाएगा और H+ प्रोड्यूस करेगा। ये केमिकल नेचर को शो कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे CH3CO केस में ये वाला पार्ट जो होता है ये +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट शो करने से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को, जैसे आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड OOH होता है। अब ये +I ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ऑन द बेस इलेक्ट्रॉन किधर भगेंगे, ऑक्सीजन की तरफ भगेंगे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन OH के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल नहीं करता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फार्मिक एसिड का जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा और स्टेबल होगा, और एसिटिक एसिड जो रिएक्शन है वो स्लो होगा और ये अनस्टेबल होगा। तो यही है कि स्टेबिलिटी जो होती है आप प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फार्मिक एसिड के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से होता है। अब हम अगली चर्चा करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे आप देखें गैस, लिक्विड, सॉलिड की बात करें तो गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और सॉलिड में क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में आप देखें तो इनमें कोलिजन जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी और सॉलिड में कोलिजन जो होगी मिनिमम होगी। तो कोलिजन जिसमें ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोलिजन जिसमें कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो फिफ्थ फैक्टर की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सॉलिड के केस में किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। मान लें आपने क्या किया कि एक बीकर में आपने डिफरेंट वॉल्यूम का मान लीजिए 250 ml आपने वाटर ले लिया। अब मान लीजिए वहाँ पे आपने साल्ट लिया या शुगर लिया, उसके ये बड़े क्रिस्टल हैं, ये इसके छोटे क्रिस्टल हैं। अब आप देखो डिजॉल्विंग जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ स्पेस ज़्यादा होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होंगे, इंटर कर जाएंगे और आसानी से इसको डिजॉल्व कर देंगे। इनमें क्या होता है कि जो बड़े आकर क्रिस्टल होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके सराउंडिंग में आ जाएंगे और सराउंडिंग में आ जाएंगे तो इसके धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट जो है वो टूटना शुरू कर देंगे। तो जब धीरे धीरे पार्ट इसके टूटना शुरू होंगे तो इसमें टाइम टेकिंग होगी और तब धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें इंटर करेंगे और तब उसको डिजॉल्व करेंगे। तो सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे तो जो ये कंडीशन वाले होते हैं इसमें ज़्यादा हो जाएगी, इसकी सरफेस एरिया जो होगी वो कम हो जाएगी। सरफेस एरिया जिसकी ज़्यादा होगी इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सिक्स फैक्टर की बात करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। सम रिएक्शन आर फोटो सेंसिटिव, या इसे हम लाइट सेंसिटिव कहते हैं, या इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस
फोटान के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये Cl गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोटान आप देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज़्यादा होती जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और नंबर ऑफ अगर फोटोन इंक्रीज करेंगे, नो डाउट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। अब हम सिक्स फैक्टर की बात करते हैं कैटालिस्ट की। व्हिच स्पीड अप ऑब्लिक डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा यहाँ पे हमको जो है कैटालिस्ट में अप की बात करना है, डाउन की बात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन को क्या कर रहा है, अप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम क्या है, सेट्स अप इन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट क्या करता है, सेट अप इन अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आप देखें, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो आप देखें, जब एक्टिवेशन एनर्जी विद आउट कैटालिस्ट के कंडीशन में था तो ये पाथ था, उसका पाथ ये था। और जब एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट हुआ तो उसने क्या किया, टू फॉर्म ए न्यू पाथ, उसने क्या किया, एक नया मार्ग बना दिया। कैटालिस्ट क्या करता है कि रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए क्या करता है, एक नया पथ को प्रोवाइड कर देता है, जिससे उसमें रिएक्टेंट के बिटवीन रिएक्शन जो होता है वो इजीली हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैटालिस्ट के होता है, ना रिएक्टेंट के नहीं होता। किसके होता है, कैटालिस्ट के होता है। तो अगर कैटालिस्ट मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है कि वो एक न्यू पाथ जो है वो प्रोवाइड करा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर पे। देखो ऐसा होता, जनरली आप देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग हो जाएगा ING, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जनरली क्या देखा गया है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये पाया गया कि ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज टू 3 टाइम्स। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना इंक्रीज कर जाता है। अब आप देखो टेम्परेचर को जो हम डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर पर, वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन पर किया जाएगा और इसका डिस्कशन आपका आगे होगा। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था K = A × E पावर -EA अपॉन RT। यहाँ पे K क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होता है, A क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन पर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में देखिए कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसमें कुछ कंडीशन देखें, जैसे आता है, पहला फर्स्ट है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब जनरली ये पाया गया। रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला कंडीशन मिला। सेकंड मिल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनएफेक्टेड, ऐसा भी कंडीशन मिलता है। थर्ड मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन केवल रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट पर भी डिपेंड हो सकता है। और फोर्थ है रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन ओवर और ऑल और नन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। दैट्स ऑल।